हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी या फिर एंजाइम के वर्क को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय ए चेंज इन द कंडीशंस विच कैन आल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करना है तो उन कंडीशन में चेंज कर दिया जाए जो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर को आल्टर कर सकती हैं या फिर बदल सकती हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी कब अफेक्ट होगी? जब कंडीशंस में ऐसा चेंज किया जाए जिससे प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर बदल जाए। दीज इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी। तो इन चेंज में टेम्परेचर में चेंज किया जा सकता है, पीएच में चेंज किया जा सकता है, या फिर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज किया जा सकता है, या फिर उन स्पेसिफिक केमिकल्स की बाइंडिंग जो इसके एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं उनमें चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम की जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर और पीएच की नैरो रेंज में ऑप्टिमम होता है। ना ज़्यादा हाई से टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ही ज़्यादा लो चाहिए होता है, और पीएच भी इसी तरीके से, यानी टेम्परेचर और पीएच दोनों की नैरो रेंज में ये फंक्शन करेगा ऑप्टिमली। Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH। हर एक एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या फिर एक पर्टिकुलर पीएच पर शो करता है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा, उसको कहेंगे उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम पीएच, जिस पीएच पर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेगा उसे उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। और ये हर एक एंजाइम के लिए अलग अलग हो सकता है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबाव द ऑप्टिमम वैल्यू। और जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम वैल्यू के अबाव भी, ऊपर भी, और ऑप्टिमम वैल्यू के नीचे भी, दोनों ही जगह घट जाती है। यानी इससे पता लगा कि जो एंजाइम है वो बेस्ट फंक्शन करेगा ऑप्टिमम वैल्यू पर, ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर भी और ऑप्टिमम वैल्यू के नीचे भी उसकी फंक्शन घट जाएंगे। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परली इनएक्टिव स्टेट। जो लो टेम्परेचर अगर कंडीशन होगी तो वो एंजाइम को इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व कर देगी। लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, वेयर इज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, और हीट प्रोटीन को क्या कर देती है? डीनेचर्ड कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ये फिगर 9.7 में दिया गया है। पहले में दिया गया है पीएच का इफेक्ट। ये यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी दिखाई गई है, इधर ये पीएच दिखाया गया है। तो क्या है, जैसे जैसे पीएच ऑप्टिमम वैल्यू तक जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो पीक पॉइंट है ये है ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच की ऑप्टिमम वैल्यू है यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी। और अगर हम पीएच को इससे ऊपर करेंगे ऑप्टिमम वैल्यू से तो उसकी जो कंडीशंस हैं, उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो घटती चली जाएगी। यानी यहाँ पर क्या है, इधर पीएच बढ़ता चला जा रहा है, ये पीएच बढ़ता चला गया तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इसी तरीके से बढ़ती चली गई। यहाँ पर जो ये पीएच है, यहाँ से यहाँ पर ये पीएच का पॉइंट है, यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला पीएच का पॉइंट है ऑप्टिमम वैल्यू। फिर जैसे जैसे पीएच बढ़ा, ऑप्टिमम वैल्यू से आगे चला गया, तो एंजाइम की एक्टिविटी घटती चली गई। तो इस फिगर से हमें दो बातें पता चली कि ऑप्टिमम वैल्यू के पीछे बिलो भी और ऑप्टिमम वैल्यू के अबाव भी एंजाइमिक एक्टिविटी कम होती है, घटती है, सिर्फ ऑप्टिमम वैल्यू पर ही हाईएस्ट होती है। इसी प्रकार से टेम्परेचर का भी ग्राफ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती चली गई, यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी पीक पॉइंट पर चली गई, हाईएस्ट हो गई। फिर जैसे जैसे इससे टेम्परेचर पीक वैल्यू से या ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे जैसे आगे बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो एंजाइम की एक्टिविटी घटती चली गई। तो यहाँ से टेम्परेचर, ये पीक पॉइंट है, इसके नीचे का जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो का जो टेम्परेचर है, वहाँ पर भी एंजाइम एक्टिविटी कम है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वहाँ पर भी एंजाइम एक्टिविटी कम है, सिर्फ पीक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है। अगला फैक्टर है
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, या जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं जिसे प्रोडक्ट में बदलना है उसकी कंसंट्रेशन। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। और जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ किया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो वेलोसिटी है या फिर जो रेट है वो पहले तो बढ़ता है। द रिएक्शन अल्टीमेटेड रिचीज ए मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। और जो रिएक्शन है ये धीरे धीरे बढ़कर एक मैक्सिमम वेलोसिटी की स्टेज पर चली जाती है जिसे वी मैक्स से रिलेट किया गया है। यानी यहाँ पर क्या होगा, रेट सबसे ज़्यादा होगा। विच इज़ नॉट एक्सेडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और जैसे ही जो रिएक्शन है वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पर चली गई, मैक्सिमम रेट पर चली गई, तो उसके बाद ये रेट नहीं बढ़ेगा चाहे हम कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लें। तो इसमें तीन बातें आई। सबसे पहले जैसे जैसे सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया गया कंसंट्रेशन को, पहले वेलोसिटी या रेट है जो बढ़ेगी, उसके बाद जो वेलोसिटी है या फिर रेट है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पीक पॉइंट पर चली जाएगी। उसके बाद चाहे हम कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लें ये रेट ना बढ़ेगा नहीं, बल्कि वहीं पर स्टेबल हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ेगा इसका भी रीज़न दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के मुकाबले कम होते हैं। और जैसे ही सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सेचुरेशन का मतलब है जैसे ही सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स यूज़ कर लिए गए तो कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं बचा, कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं बचा जिससे जो सबस्ट्रेट है मॉलिक्यूल से वो जुड़ सके, बाइंड हो सके। तो इसलिए आगे की जो रिएक्शन की रेट है वो नहीं बढ़ती। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए ये एंजाइम के मॉलिक्यूल है 3 और ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है ये 6 हैं। तो क्या हुआ, एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इससे बाइंड हो गया, एक इससे बाइंड हो गया और एक इससे बाइंड हो गया। अब 3 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 3 एंजाइम से बाइंड हो गए। इसके बाद इनसे प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी ये सेचुरेशन पॉइंट आ गया। सेचुरेशन पॉइंट यानी जितने भी हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल थे वो सारे हमने यूज़ कर लिए। अब कोई भी फ्री एंजाइम नहीं बचा और जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास बचे हैं। तो इनको बाइंड करने के लिए कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स नहीं बचेगा। इसके कारण जो रिएक्शन की रेट है वो आगे इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर जो सबसे सेचुरेशन पॉइंट आ गया, यहाँ पर जो वेलोसिटी मैक्सिमम है या रेट मैक्सिमम है वो अचीव हो जाएगा। ये फिगर 9.7 देख लेते हैं पहले। इसमें दिया गया सी में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये इधर सबस्ट्रेट की मात्रा दी गई है, इधर ये वेलोसिटी रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। इसमें धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले जो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, ये हम सबस्ट्रेट की मात्रा मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो भी बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ेगी। और उसके बाद जैसे ही सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल यूज़ किए गए तो यहाँ पर ये सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पर सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल यूज़ किए गए। इस सेचुरेशन पॉइंट पर क्या होगा, जो वेलोसिटी की रिएक्शन है या जो वेलोसिटी का रेट है वो मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। उसके बाद हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लें वेलोसिटी की रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। ये हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी की रिएक्शन ऊपर नहीं जा रही, बल्कि ये कॉन्स्टेंट हो गई। यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी है, वी मैक्स बाई 2। यानी अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है तो यहाँ पर उसकी आधी होगी। एक बार फिर से इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इधर सबस्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है, इधर वेलोसिटी। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही सारे एंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ किए तो वेलोसिटी ये सेचुरेशन पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं बचा, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, मैक्सिमम रेट आ गया। इसके बाद हम चाहे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी ही बढ़ा लें वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemical that bind to the enzyme. एंजाइम की एक्टिविटी उन केमिकल्स के अगेंस्ट भी सेंसिटिव होती है जो स्पेसिफिक केमिकल एंजाइम से बाइंड करते हैं।
यानी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट भी बाइंड करेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स भी होंगे जो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे। When the binding of the chemical sets of enzyme activity, the process is called inhibition। जब कोई केमिकल एंजाइम के साथ बाइंड करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को ऑफ कर देता है, स्टॉप कर देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इनहिबिशन, और उस केमिकल को कहेंगे हम इनहिबिटर। तो जब भी कोई इनहिबिटर किसी एंजाइम से बाइंड करेगा और एंजाइम से बाइंड करने के बाद उसकी एक्टिविटी को रोक देगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन। जो केमिकल बाइंड किया उस केमिकल को कहते हैं इनहिबिशन। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नाउन एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर। जब कोई इनहिबिटर और मॉलिक्यूलर और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उन दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, एक इनहिबिटर है एक सबस्ट्रेट है, दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, और इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर वह इनहिबिटर मॉलिक्यूल होगा जिसकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेम होती है, और वह इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। इस प्रोसेस को कहा गया कम्पिटिटिव इनहिबिटर। Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। तो जो एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के, तो यह इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। किसके लिए? एक्टिव साइट के लिए। जैसे समझते हैं, ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि ये वाला जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये भी यहाँ पर बाइंड करना चाहेगा, एक्टिव साइट पर बाइंड करना चाहेगा। ये वाला जो हमारे पास इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये भी यहाँ पर बाइंड करना चाहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। Consequently, the substrate cannot bind and as a result the enzyme action declines। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाता इस कंपटीशन के कारण, और एंजाइम की एक्टिविटी घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, मेलोनेट क्या है, यहाँ पर कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को मेलोनेट क्या कर देता है, मेलोनेट इनहिबिटर घटा देता है, क्योंकि जो मेलोनेट की स्ट्रक्चर है वो सक्सिनेट की स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। सच कम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो जो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनका इस्तेमाल हम बैक्टीरियल पैथोजन्स को रोकने के लिए भी करते हैं।